इस डिजिटल युग में एक क्लिक करने से बहुत सी गपशप की बातें, लाजवाब नॉलेज और दोनों आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हर किसी के पास पूरे टाइम इंटरनेट सर्फिंग की सुविधा नहीं होती और इसलिए मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो तैयार हो जाइए ढेर सारे अद्भुत फैक्ट्स देखने के लिए जिन्हें बिना जाने आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। दुनिया में असली से ज्यादा नकली फ्लेमिंगो हैं। ये क्या है भाई, खुद को गुलाबी रंग में रंग कर और एक पैर पर खड़े होकर फ्लेमिंगो होने का दावा कर रहे धोखेबाज। अपने भालों को नीचे रख दीजिए, क्योंकि जब आप एक नकली फ्लेमिंगो देखेंगे तो पहचान जाएंगे आपके फ्रंट यार्ड में भी एक ऐसा हो सकता है। खासकर यदि आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो जाहिर है कि मैं गार्डन के उन तड़कीले प्लास्टिक के शो पीसेस की बात कर रहा हूं जो कि कूड़ा संस्कृति का प्रिय खिलौना बन गए हैं। गार्डन ग्रोम के लिए अमेरिका का ये विकल्प पहली बार 1957 में डॉन फेदरस्टोन द्वारा डिजाइन किया गया था और यूनियन प्रोडक्ट्स द्वारा थोक में बनाया गया था। फेदरस्टोन फ्लेमिंगो 2006 में खतरनाक रूप से विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे जब यूनियन प्रोडक्शन बंद हो गया था। लेकिन फास्टर फॉर्म कॉर्पोरेशन ने इसका कॉपीराइट मोल्ड खरीद कर उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। आजकल लगभग 2 मिलियन चहकते हुए फुदकते हुए असली फ्लेमिंगो कुदरत में मौजूद हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये सस्ती नकली फ्लेमिंगो हैं। मुझे लगता है कि असली फ्लेमिंगो के झुंड में फेदरस्टोन का कोई नकली फ्लेमिंगो ना छुपा हो। 16वीं सदी में फ्रांस के डांसिंग प्लेग ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। ये जुलाई 1518 की बात है। फ्रांस के अल्सेस में स्ट्रासबर्ग की गलियों में फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला ने नाचना शुरू कर दिया है। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन वो दिन रात लगातार नाचती रहती है। एक हफ्ते के अंदर 34 और लोगों ने भी डांस करना शुरू कर दिया। कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है और चीजें अजीब होती जा रही हैं। अगस्त तक 400 लोगों पर अब नाचने का बुखार चढ़ गया है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, एक तथाकथित डांसिंग प्लेग। अधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकल डॉक्टर्स घोषणा कर देते हैं कि ये प्लेग गर्म खून के कारण होने वाली एक प्राकृतिक बीमारी है और वे इसका एक ही इलाज बताते हैं, और नाचो। डांसर्स की बढ़ती तादाद के लिए जगह बनाने के लिए और डांसिंग को लगातार बनाए रखने के लिए 2 गिल्ड हॉल, एक खुला हुआ अनाज का बाजार और यहाँ तक कि एक लकड़ी का मंच खड़ा कर दिया गया। यहाँ म्यूजिशियंस को पैसे देकर रखा गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी बुरे तरीके से फेल हो गई। जैसे जैसे ये संक्रमण बढ़ता गया, हर दिन लगभग 15 लोगों की गर्मी और थकान से मरने की खबरें आने लगीं। आज तक किसी को भी समझ नहीं आया कि क्यों दर्जनों लोग नाच नाच कर ही मर गए। हो सकता है कि उन्हें रिक एस्टले की नेवर गोना गिव यू अप की जल्दी रिलीज हुई सीडी मिल गई हो। एक बार एक आदमी पूरा हवाई जहाज खा गया। जब खाने की बात आती है तो हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आइसक्रीम के साथ फ्राइज, दर्जनों अचार या एक पूरा सिजना, 150 हवाई जहाज। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन ये मिशेल लोलिटो या मिस्टर ईटॉल के लिए सिर्फ एक स्नैक था। इन्होंने 1978 में इसी विमान को हजम कर लिया भाई, सीटों समेत। मैंने 1978 कहा, लेकिन वास्तव में लोटिटो को ये विमान चट करने में 2 साल लग गए। इसीलिए वो इसे असल में 1980 तक ही खत्म कर पाए थे। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उसने आज तक वही एक भयानक स्नैक खाया था। इससे पहले वो चट कर चुका है 18 साइकिल, 7 टीवी सेट, 2 बेड, 15 सुपरमार्केट ट्रॉली, एक कंप्यूटर, एक पूरा ताबूत बिना लाश के और एक स्की की जोड़ी और 6 झूमर। अब लास्ट मील शायद उसे सबसे अजीब होने वाला होगा। ना खाए जाने वाली चीजें लोटिटो को 9 साल की उम्र में पसंद आने लगीं। जब वो एक गिलास से कुछ पी रहा था और वो टूट गया, तब उसने उसके टुकड़ों को चबाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि डॉक्टर्स ने उसके इस व्यवहार को दबाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने पता लगाया कि असल में उसके पेट की परत बहुत ही मोटी है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत है। उनकी तकनीक के तहत वो चीजों को छोटे पचने वाले टुकड़ों में तोड़ता था और उनको मिनरल ऑयल के साथ निगल जाता था ताकि उसका गला तर रहे। हैरानी की बात है कि 2007 में लोटिटो की मौत प्राकृतिक कारणों से ही हुई, लेकिन फिर भी अगर मैं होता तो वैसे ही फर्नीचर खाना बंद कर चुका होता भाई। बटलोड सही में एक मापने का यूनिट है। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि उन्होंने पिछली रात को एक बटलोड भर के बियर पी थी? अगर ये सच होता तो वे ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचते। आपको बता दूं कि शराब उद्योग में एक बट बहुत बड़ी मात्रा होती है। ये शब्द आजकल पुराना हो गया, लेकिन इस मेजर का मतलब होता है एक कास्केट या एक बैरल जो पारंपरिक रूप से विस्की या वाइन को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। 2 पूरे भरे हुए बैरल, जिन्हें हॉगशेड भी कहा जाता है, आमतौर पर एक बट के बराबर होते हैं। हाँ, 2 सिर मिलकर एक पूरा बट बनाते हैं। ये वाकई इतना ही स्टूपिड है।
हॉग शीट की कैपेसिटी उसमें रखी चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन अमेरिका में ये आमतौर पर 63 गैलन होता है, जिसका मतलब है कि एक बटलोड लगभग 126 गैलन का होगा। यदि 2 ग्लास वाइन से ही आपको चीजें डबल दिखने लग जाती हैं, तो अगली बार जब आप बाजार में जाएं तो एक बटलोड ऑर्डर करने से बच जाएं। बॉस्टन में एक बार टॉफी एप्पल की सुनामी आई थी। बुधवार 15 जनवरी 1919 को बॉस्टन के नॉर्थ एंड इलाके के निवासियों ने एक कान फाड़ने वाला धमाका सुना। इसके बाद भूकंप की आवाज जैसी भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन ये कोई समुद्री सुनामी नहीं थी, बल्कि एक गंदे से मीठे स्वाद वाली चाशनी की लहर थी। कच्चे शीरे से भरा 90 फीट चौड़ा कास्ट आयरन का एक टैंक गर्मी में फटकर सड़क से 50 मीटर ऊपर उछल गया था, जिससे बिना किसी चेतावनी के 2.3 मिलियन गैलन द्रव फूटकर बिखर गया। ये लहर लगभग 25 फीट तक ऊपर गई थी और 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उस एरिया में टकराई। इसने इमारतों को ध्वस्त कर दिया, कारों को बहा दिया और यहां तक कि एक रेल रोड कार को पटरी से उतार दिया। कुछ निवासी तो उस द्रव में कमर तक फंस गए थे और कुछ कम भाग्यशाली उस चिपचिपे पदार्थ में पूरे डूब गए। घोड़े ऐसे मर रहे थे जैसे कागज पर मक्खियां, और खबरों की माने तो ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि आपके नीचे क्या है। इस तबाही में 21 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों का कहना था कि अस्पताल पहुंचने वाले लोग इंसानी टॉफी एप्पल की तरह लग रहे थे और इसलिए इस घटना को द ग्रेट टॉफी एप्पल सुनामी के नाम से जाना जाने लगा। एक बादल का वजन कितना होता है? ऐसा लगता है कि बादल आकाश में बड़ी आसानी से तैरते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आसमान वाकई गिर जाए तो आपको उन बड़े रुई के गद्दों से जान बचाकर भागना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि बादलों का वजन पंखों के भरे एक तकिए जितना होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आमतौर पर दिखने वाला एक औसत क्यूमुलस बादल वास्तव में 1.1 मिलियन पाउंड वजन का होता है। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के एक वैज्ञानिक पैगी लिमोन के अनुसार एक क्यूमुलस क्लाउड में पानी का घनत्व 1/2 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है और इसका कुल वॉल्यूम 1 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है। वो 5 लाख किलोग्राम या लगभग 1.1 मिलियन पाउंड पानी के बराबर है। इसका सही मायने में अंदाजा लगाने के लिए कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर 100 बड़े हाथी तैर रहे हैं, लेकिन फिर बादल ऊपर तैर कैसे लेते हैं? ये सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि पूरा वजन बढ़ जाता है और 1 किलोमीटर के एरिया में लाखों छोटी छोटी बूंदें फैली होती हैं। इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। शोधकर्ताओं ने एक बार बिल्ली को टेलीफोन में बदल दिया था। ये 1929 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर अर्नेस्ट ग्लेन वीवर और उनके रिसर्च असिस्टेंट चार्ल्स विलियम ब्रे प्रयोगशाला में काम में जुटे हुए हैं जब उन्हें अचानक ये आइडिया आता है कि ओए, क्या आपको लगता है कि हम एक बिल्ली को टेलीफोन में बदल सकते हैं? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं था और इससे पहले कि आप कुछ सोच पाएं, चक और एर्नी ने वो सारी जानकारियां हासिल कर ली जो इस काम के लिए जरूरी थी। अब एंट्री होती है एक आधी बेहोश हुई बिल्ली की, जो कि पूरी तरह से जिंदा है। सबसे पहले दोनों लोगों ने उस बिल्ली की खोपड़ी खोल दी और एक टेलीफोन के तार के एक सिरे को उसकी दाहिने कान की नस से जोड़ दिया। फिर तार के दूसरे सिरे को एक टेलीफोन ट्रांसमीटर से जोड़ दिया। एर्नी फिर रिसीवर को 50 फीट दूर एक साउंड प्रूफ कमरे में ले गए और चक को बिल्ली के कान में कुछ बोलने के लिए कहा और उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि ये काम कर गया। उन्होंने इस बिल्ली के कान में पहले शब्द क्या बोले, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम इस मामले में एडेल की बात मान लेते, जिनके अनुसार हेलो फ्रॉम द अदर साइड जैसा कुछ बोला गया था। दुर्भाग्य से चक और एर्नी अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद थोड़ा ज्यादा क्रूर बन गए और उन्होंने डिसाइड किया कि बिल्ली को मारकर इस चीज को फिर से ट्राई किया जाए। इससे एक और महत्वपूर्ण खोज हो गई, केवल एक जिंदा बिल्ली ही एक टेलीफोन बन सकती है। ओके का मतलब क्या है? लेखक एलन मेटकाफ के अनुसार ओके दुनिया में सबसे ज्यादा बार बोला जाने वाला शब्द है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? ऐतिहासिक तौर पर ओके शॉर्ट फॉर्म है ऑल करेक्ट फ्रेज के लिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि इसमें कहीं पर भी के नहीं है। ऐसा है कि मिलेनियल अकेली ऐसी पीढ़ी नहीं है जिन्हें शब्दों को बिगाड़ने में मजा आता है। ये चलन असल में 19वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। ये शब्द पहली बार 1839 में बोस्टन के एक अखबार में छपा था, जब एक संपादक ने युवाओं को पसंद आने वाली भाषा लिखने की कोशिश की। उन्होंने ऑल करेक्ट लिखने का नया मस्त तरीका ऑल करेक्ट निकाला। ये साफ तौर पर उस समय बहुत चलन में था। नो गो बन गया नो गो और ऑल राइट बन गया ऑल राइट। लेकिन ओके लगभग 200 सालों तक कैसे बचा रहा?
अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरन के 1840 के चुनाव अभियान के दौरान समर्थकों ने एक क्लब का गठन किया, जिसे प्यार से उनके उपनाम ओल्ड किंडर हुक के नाम पर रखा गया। उन्होंने शॉर्ट में से ओके क्लब कहना शुरू किया। ये नाम सबको इतना पसंद आया कि आज तक चल रहा है। तितलियां अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। क्या अपने पैरों के तलवों को स्वाद की इंद्रियों से जोड़ने से ज्यादा खराब विचार कोई हो सकता है? लॉन्ड्री बैग से उठाया हुआ मोजा पहन लिया या फिर गलती से कालीन पर लगे एक संदिग्ध धब्बे पर पांव रख दिया तो शायद अनर्थ हो जाएगा, लेकिन तितलियों के लिए रोज की बात है। इन उड़ने वाले कीड़ों के पैरों पर रिसेप्टर्स होते हैं जो मानव स्वाद इंद्रियों के समान होते हैं, लेकिन 200 गुना अधिक पावरफुल होते हैं। सबसे क्रेजी बात तो यह है कि वयस्क तितलियां खाना भी नहीं खाती हैं, वे केवल पीती हैं। तो फिर ये अजीब पैर रूपी जीभ किस लिए है? तो हालांकि तितलियों को ठोस खाने की जरूरत नहीं होती, कैटरपिलर को होती है अच्छी खासी। जैसे ही वे निकलते हैं सबसे पहले उस पत्ते को खा जाते हैं जिस पर उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रचंड भूख का मतलब यह है कि उनके माता पिता को उनके जन्म स्थान को बड़ी सावधानी से चुनना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है कि उनका बच्चा किसी जहरीले पौधे को कुतरना शुरू कर दे और इस दुनिया में आते ही उसकी मौत हो जाए। इसलिए अंडे देने से पहले मादा तितली किसी साइट को पैरों से छूकर चख लेती है। तो सबसे अच्छी मां होने का अवार्ड इन्हें ही जाता है। एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड में हर हंस की मालकिन हैं। शाही परिवार का हिस्सा होने के अपने फायदे हैं, और अगर आप इंग्लैंड की रानी हैं तो एक फायदा यह है कि आपको फौरन देश के हर लावारिस हंस की मालिकी मिल जाती है। ये विचित्र रिवाज मध्ययुगीन काल में शुरू हुआ था, जब इन शानदार जीवों को खास स्वादिष्ट माना जाता था। केवल शाही परिवार के सदस्यों को ही इन्हें खाने का हक था। इनके अलावा जिन चुनिंदा लोगों को बिना निशान लगाए हुए हंसों का शिकार करने और खाने की अनुमति थी, वे थे कैम्ब्रिज में सेंट जोन्स कॉलेज के फेलो। हालांकि हंसों की किस्मत है कि 1896 के बाद से कॉलेज से किसी का भी रोस्टेड हंस खाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी इन पंखों वाले जीवों पर रानियों की मोनोपोली बनी हुई है। हर साल जुलाई के तीसरे सप्ताह के दौरान स्वान अंपिंग नामक एक सदियों पुराना समारोह होता है। इसमें कई लोगों को बुलाकर थेम्स नदी में मौजूद हंसों को गिनती करवाकर उन्हें चिन्हित किया जाता है, और ये सब रानी की आंखों के सामने होता है। अगर आप 65 साल तक ना नहाएं तो क्या होगा? यहाँ कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण मौजूद है। 83 वर्षीय अमे हाजी उर्फ दुनिया का सबसे गंदा आदमी हाजी, जो ईरानी गांव देजगाह में सबसे अलग अकेला रहता है, उसको इस शानदार खिताब से नवाजा गया जब उसने बड़े गर्व के साथ ये घोषणा की थी कि वो 65 सालों से नहीं नहाया। पर्सनल रख रखाव पर ध्यान ना देने के इस अजीब बर्ताव के पीछे उसका मानना है कि साफ सफाई रखने से वो बीमार हो जाएगा। और अगर हाजी के खान पान की बात करें तो वो कैरियन खाता है, जो मूल रूप से सड़े हुए जानवर होते हैं। इनमें ज्यादातर साही होती है जो कारों में कुचलकर या फिर प्राकृतिक कारणों से मरी हुई होती है। हाजी को फूंकना भी पसंद है, ऐसा कहें कि एक साथ 5 फूंकना। अगर उसे वहां से गुजरते हुए अजनबियों से सिगरेट नहीं मिल पाती तो वो एक स्टील के पाइप द्वारा जानवरों के मल को भी फूंक लेता है। वो भले ही नहाता ना हो, अपने दांतों को ब्रश ना करता हो या अपने लुक्स पर कोई ध्यान ना देता हो, लेकिन उसने एक गजब का मंत्र पकड़ रखा है। वो ये कि वो रोज 5 लीटर पानी पीता है, भले ही एक जंग लगे डिब्बे से पीता हो। तो बच्चों, पानी पीते रहो। प्रिंगल्स कैन के आविष्कारक को एक केन में ही दफनाया गया। 1966 में फ्रेडरिक बाउर को एक क्रांतिकारी आइडिया आया। अगर हम चिप्स को एक पाउच में बिखेर कर पैक करने के बजाय एक केन में सलीके से जमा दें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इस आइडिया को सुपरमार्केट के शेल्फ्स तक लेकर आ गया, लेकिन लोगों को एक जैसे प्रिंगल्स की जमावट की कद्र जानने में बरसों लग गए। और आखिर ये 60 का दशक था और चिप्स का एक जैसा होना व्यक्तिवाद की भावना के खिलाफ जा रहा था। आखिरकार ग्राहक इसके आदी होने लगे और प्रिंगल्स केन ने जंक फूड की दुनिया के शिखर पर अपनी जगह बना ली। बाउर को अपनी इस रचना पर इतना गर्व था कि उसने अपने परिवार के सामने एक स्पेशल रिक्वेस्ट रखी कि उसे एक केन के अंदर ही दफना दिया जाए। बाउर के बच्चों का रिएक्शन वैसा ही था जैसे किसी और का होता जब उनके पिताजी की आखिरी इच्छा एक फेंके हुए केन में दफन होने की होती। उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। लेकिन 2008 में जब 89 साल की उम्र में बाउर की अल्जाइमर से मृत्यु हो गई तब बात और थी। अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय रास्ते में बाउर परिवार एक वॉलग्रीन्स स्टोर के सामने रुका और सीधे स्नैक सेक्शन में गया। उन्होंने सबसे उपयुक्त फ्लेवर ओरिजिनल चुना और फ्रेडरिक बाउर को जिस केन पर नाज था उसमें उनकी राख को दफन कर दिया। आप अपने जीवन काल में एक छोटे से स्विमिंग पूल को भरने जितना थूक बना लेते हैं।
हमारा शरीर हर तरह के रिसाव पैदा करता है जिस पर हम बात करना पसंद नहीं करते। इनमें से एक है थूक, जिसे आप शायद तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कि आपको इसका अचानक पता नहीं चलता कि वो आपकी जुबान पर और मुंह में कितना इकट्ठा हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है खाने को गीला करना ताकि पाचन आसानी से हो जाए। मतलब ये कि आपके शरीर को कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। हर कोई अलग अलग मात्रा में थूक बनाता है, जो उम्र, लाइफस्टाइल और फिटनेस जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर यह रेंज 0.75 से 1.5 लीटर प्रतिदिन के बीच कहीं भी हो सकती है। सिर्फ एक साल में ये 273.75 से लेकर 547.5 लीटर तक हो जाता है। हालांकि हम यहीं पर क्यों रुके? मान लीजिए कि एक औसत व्यक्ति 80 साल तक जीता है। इसका मतलब है कि आपकी लार की ग्रंथि आपके जीवन काल में औसतन 43,800 लीटर थूक का उत्पादन कर सकती है। यह आपके बैकयार्ड के स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है। वैसे अपने दिमाग में कोई खुराफात मत आने दीजिएगा। क्या आप सर के बल थूक में डुबकी लगाने की सोच सकते हैं? क्या आप ऐसी ही और भी अजीबोगरीब बातों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। जल्दी फिर मिलेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।